हेलो डियर अर्थलिंग्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वाइब्रेनो अगेन। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन, हेल्दी। हम लोग ने एक प्रीवियस लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्क्रू गेज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन विच वी हैव टू परफॉर्म while during our practical tests, बोर्ड में हो मतलब स्कूल में टेस्ट लेवल मतलब जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें हम लोग को करना पड़ता है, बोर्ड लेवल में जाकर करना पड़ता है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑल्सो कम्स एट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इन जेईई मेन, एडवांस, नीट वगैरह वगैरह। तो आज वही स्पेशल कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि सिंपल ही न्यूमेरिकल है, मतलब इसमें ईजी और हार्ड मेरे को कुछ लगता ही नहीं है। जो लेवल है वो हार्ड लेवल जिसको बोला जा रहा है वही एकदम इजी लेवल है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आज का जो न्यूमेरिकल है। सो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एज फॉलोज, एज यू कैन सी। अच्छे से उसको पढ़ो, समझो क्या बताया जा रहा है। स्क्रू गेज का हर एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ ना, एक दो न्यूमेरिकल आ ही जाते हैं। अब जेईई मेन बैंक, जेईई लेवल का करो चाहे नीट लेवल का करो, सब एक ही टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आते हैं। यही एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल रहता है और 3-4 टाइप रहता है स्क्रू गेज का, उसको हम लोग कर लेंगे। इसका ईजी क्या होता है मेरे को समझ में नहीं आता। हो सकता है तुमको लीस्ट काउंट निकालना है, बोलेगा हाँ पिच और नंबर ऑफ डिविजन दे देगा, बस इतना ही, वही ईजी लेवल का हो सकता है। बाकी मेजरमेंट करने के लिए फॉलोइंग डेटा तुमको दिया गया है। ओके, पढ़ लियो अच्छे से। तो इसमें क्या हम लोग को समझ में आया कि 1 mm कॉरेस्पॉन्डेंस टू 100 डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का 100 डिवीजन, ठीक है, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, या ऐसे भी लिख सकते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये बराबर है 1 mm का। यानी 100 सर्कुलर स्केल का छोटा छोटा डिवीजन घूमेगा तो लीनियर स्केल में, ये लीनियर स्केल का है, लीनियर स्केल का 1 mm बढ़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, पिच। शॉर्ट में हम लोग पी लिख देते हैं, ठीक है। पिच हमारा है 1 mm, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या गिवन डेटा है। अच्छा, लीनियर स्केल रीडिंग हम लोग को बता दिया, वो फटाफट लिख लेते हैं 0 mm। लीनियर स्केल का जो रेफरेंस लाइन रहता है, यानी ये हमारा सर्कुलर स्केल का जो 52 डिवीजन है वो हमारे लीनियर स्केल का रेफरेंस लाइन से या बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। इधर 51 होगा, इधर 53 होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात को। 52 डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है, तो सर्कुलर स्केल जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो है 52nd डिवीजन। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग को ये जानना है कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। हाँ, समझ में आ रहा है कि लीस्ट काउंट जो हम लोग ऑर्डिनरी स्केल में पढ़े थे 0.01 mm ही होने वाला है, फिर भी 1 mm 100 के बराबर है, तो 1/100। क्यों, फॉर्मूला क्या आता है, पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। सर्कुलर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन को डिवाइड करना पड़ता है, और क्योंकि ये 1 mm है तो 0.01 mm लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। लीस्ट काउंट निकालना इंपॉर्टेंट था, हम लोग को डेटा यही दिया गया था। बस हम लोग को क्या करना है कि टोटल रीडिंग के लिए लीनियर स्केल रीडिंग जो कि है प्लस नंबर ऑफ, ये n, इसको हम लोग n भी बोल सकते हैं, स्मॉल वाला n, ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, और ये वो वाला नंबर ऑफ डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है, इसको हम लोग n बोल दें। सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन nth, जो nth डिवीजन है, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, एक एक डिवीजन का ये है, जितना सारा डिवीजन पार हुआ है, यानी सर्कुलर स्केल ने लीनियर स्केल के रीडिंग के बाद उतना डिस्टेंस कवर किया। लीनियर स्केल मतलब वो 0 mm में ही अटका था। 0 mm मतलब कुछ, मतलब बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है। 0 mm मतलब समझ रहे हो ना, शुरू होते ही खत्म हो गया, एकदम छोटा। यानी लीनियर स्केल में बस इतना सा ही आगे बढ़ पाया है। कितना सा आगे बढ़ पाया है, 0.01 मल्टीप्लाई 52, यानी जैसे तुमने बस 52 ही डिवीजन घुमाया और ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। यानी बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट होगा कि लीनियर स्केल में उसका रीडिंग ही नहीं आ पाया, और आंसर आ जाता है 0.52 mm। बहुत क्लियर है। अब देखो, वापस मैं इधर ऑप्शंस को फ्लैश कर रहा हूँ। ऑप्शन में क्या था, जो लोग हमेशा क्वेश्चन को लिख के रखो, वरना पॉज करके तुमको बैक करना पड़ेगा, एक ही बात है, बट लिख के रखोगे तो एक ही नोटबुक में सब कुछ मिल जाएगा। ऑप्शन देख के ना क्वेश्चन हम लोग कभी कभी गलत कर देते हैं। जैसे ही 0.52 आया, तुम लोग तुरंत 0.52 में टिक कर दिए, मगर अच्छे से देखो, अच्छे से क्वेश्चन को घूरो,
क्या दिया गया है, 0.52 सेंटीमीटर में है। समझ रहे हो, 0.52 आगे तो यस मैं हल्क बन गया, मैं बन गया रामानुजन, मगर नहीं 0.52 मिलीमीटर में आया है, उधर दिया है सेंटीमीटर में। तो इसी चीज को, क्योंकि सेंटीमीटर का ऑप्शन है, हम लोग को 10 डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा, असली आंसर आएगा। दैट मीन्स द ऑप्शन, द राइट ऑप्शन विल बी 0.052 सेंटीमीटर। ये देखना पड़ता है यूनिट क्या होता है, आंसर देख लेते हैं और जैसे ही वो मैचिंग आंसर मिल जाता है हम लोग टिक कर देते हैं विदाउट लुकिंग एट द यूनिट। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में रखो कि तुम कौन सा यूनिट लेके चल रहे हो, यूनिट अच्छे से लिखो। ये mm है, मैच कर रहा है क्या, हूबहू टॉप टू बॉटम देखना है, नहीं है तो ठीक, दिस आंसर। ओके, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत मज़ेदार है, 2008 AIEEE में आया था, मतलब इसका मतलब जेई मेन का ही सब वो दूसरा पहले नाम था, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, नाउ करते हैं क्या, अच्छे से पढ़ लो क्या बताया जा रहा है, पॉज करके अपने हिसाब से ट्राई करना, फिर ही हम लोग, मेरा सॉल्यूशन तो है ही। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहली बात ये बताया जा रहा है कि 2 सर्कुलर स्केल का टर्न होता है तो 1 मिलीमीटर जाता है, 2 सर्कुलर स्केल का टर्न होता है। तो इसका मतलब है हम लोग को, एक्सक्यूज मी, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ रोटेशन वो कितना है, 2। अच्छा, तो पहले तो हम लोग को पिच निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक रोटेशन का ही जितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं, वो तो हम लोग ने निकाला नहीं है। तो डिस्टेंस जितना ट्रैवल हम लोग ने किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस, यही तो होता है, तभी तो हम लोग को एक रोटेशन का डिस्टेंस मिलेगा, यानी पिच मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 1 mm, रोटेशन कितना हो रहा है, 2, तो ये आ गया भाई 0.5 mm, उसका क्या है, पिच है, यानी एक बार घूमेगा तो 0.5 mm जाएगा। हम लोग का पहले में क्या जाता था, एक रोटेशन घूमेगा 1 mm जाता था, मगर इसमें ये देखो उसके बाद में क्या दिया है, द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज कितना, 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी उसका जो कांटा है हम लोग पहले 100 में डिवाइड किया जाता था, ये 50 में दिया है। तो जाहिर सी बात है, देखो 100 रहता है तो ज़्यादा डिवीजन बहुत सारा है, तो उसको एक बार घूमने में काफ़ी दूर चले जाता था। ये 50 है, कम डिवीजन है, तो ये 50 बार घूमता है तो 0.5 जाता है। समझ में आया ना। अच्छा, डिस्टेंस कितना गया, 1 mm गया, 2 रोटेशन में गया, तो ये हमारा आ गया पिच, यानी एक रोटेशन में इतना जा रहा है। अच्छा, हम लोग को अभी n मतलब सर्कुलर स्केल के ऊपर कितना सारा डिवीजन है, 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन, n का वैल्यू मतलब 50 है, लिखने का मुझे जरूरत नहीं था। p का वैल्यू कितना है, 0.5 mm। अब निकालो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, 0.5 बाई 50, तो क्या आएगा, ये काटाकुटी हुआ, इधर आया 0, 1 बाई 100 दैट इज 0.01 mm। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट काउंट मिल गया। अब देखो वो बता रहा है कि 1, ये 0 से मान के चलो चालू हो रहा है, 2 थर्ड डिवीजन के बाद अपना जो सर्कुलर स्केल है उसका 35th डिवीजन, ये 36 हो गया, ये 34 हो गया, ऐसे हम लोग घुमा रहे हैं। 35th डिवीजन 3 mm के बाद आ रहा है, ठीक है ना, ये तो 3 mm लीनियर स्केल में रीडिंग आ गया, लीनियर स्केल रीडिंग कितना आ गया, 3 mm। और क्या बता रहा है कि रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल 35th डिवीजन में कोइंसाइड हो रहा है, जो भी ओवरलैप हो रहा है, तो यानी हमारा n का वैल्यू कितना है, वो है 35। अच्छा, लिस्ट काउंट मिल गया, लीनियर स्केल रीडिंग मिल गया, और कौन सा नंबर डिवीजन वो भी मिल गया, मगर इसमें एक चीज़ आया होगा, ज़ीरो एरर दिया गया है इसमें, इधर ही लिख देता हूँ, ज़ीरो जो एरर दिया गया है वो नेगेटिव में दिया है 0.03 mm। इसको हम लोग पहले टोटल रीडिंग निकाल लेते फिर कर लेंगे, तो पहले टोटल रीडिंग को निकालते, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू लीनियर स्केल रीडिंग
प्लस नंबर ऑफ डिवीजन, यानी जो नंबर ऑफ डिवीजन इसको कोइंसाइड किया है मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, जितना सारा डिवीजन गया और उसका एक एक डिवीजन का कितना वैल्यू है। 35 डिवीजन घुमा है, मतलब 35 लीस्ट काउंट ट्रेवल किया। 35 एक एक डिवीजन जितना होगा 35 इंटू एक एक डिवीजन का जितना वैल्यू है, एक एक डिवीजन का वैल्यू है 0.01, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लीनियर स्केल रीडिंग का वैल्यू कितना है 3 mm एंड वी गेट 3.35 mm। टोटल रीडिंग के साथ अगर हम लोग को एक्चुअल रीडिंग निकालना है, ये तो हम लोग ने मेजर किया, हम लोग को इस मेजरमेंट से मिला ये, मगर इसमें 0 एरर था तो कोई बात नहीं, हम लोग को 0 एरर पता चल गया है। तो एक्चुअल रीडिंग में अगर इसको लिख रहा हूं तो टोटल रीडिंग माइनस क्या होता है, एरर होता है। टोटल रीडिंग माइनस एरर। अब बहुत इजी है, हम लोग को पता है टोटल रीडिंग का कितना है 3.35 माइनस ये नेगेटिव एरर है तो याद रखना माइनस 0.03, और ऑटोमेटिकली क्योंकि एरर को हमेशा हटाना पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तुम अपना माइनस करो, बस वो माइनस हो तो माइनस रखो, प्लस है तो प्लस रखो। साइन विल बी टेकिंग केयर ऑफ विच विल बी सब्सट्रैक्टेड और विच विल बी एडेड। सो इसका मतलब हो गया 3.35 माइनस माइनस हो गया प्लस एंड 0.03 दैट कम्स 3.38 mm। पिछले वाला लेक्चर अगर देखोगे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया गया था कि ये ऐसा क्यों होता है, ये क्यों कैलकुलेशन किया जा रहा है, ये क्या है, पीछे क्या है। जो लोग नहीं देखे हो उनके लिए ये चीज़ नया लग रहा है। सो प्लीज़ गो टू द प्रीवियस लेक्चर एंड अंडरस्टैंड। तो देखो हम लोग ने जो फॉर्मूला था वो अभी भी इंटैक्ट ही है, टोटल रीडिंग से माइनस करो। बुक में अलग दिया जाता है प्लस करना माइनस करना, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बस हम लोग को तो पता है कि भाई अगर मेरा लेफ्ट साइड में एरर निकला थिम्बल को ऊपर रख के, ठीक है ना, तो अगर मैंने देखा कि ऊपर मेरा थिम्बल को रख के मेरा लेफ्ट साइड में एरर है हुआ तो नेगेटिव एरर है, यानी उतना कम रीडिंग मेरे को मिलेगा। कम रीडिंग मिलेगा तो उसको प्लस कर देना पड़ता है ना। कम मेरे को अगर मेजरमेंट मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, प्लस करूँगा, ऑटोमेटिकली प्लस हो गया। अगर ये चीज़ पॉजिटिव एरर होता यानी मेरा एरर रेफरेंस लाइन के राइट साइड में आता, यानी थिम्बल को मैं जब ऊपर करूं और जो मेरा स्पिंडल है एनविल है सब कुछ नीचे है, यानी ऑब्जेक्ट नीचे है, अपसाइड डाउन है, तो मैं जैसे देखूंगा पॉजिटिव एरर है यानी मेरा राइट साइड में है, तो मेरे को क्या करना पड़ता था, माइनस करना पड़ता था। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल का बहुत सारे डेटाज हैं। सो लेट्स सी क्या क्या डेटा हम लोग को पहले दिया गया है। यू कैन सी इन द क्वेश्चन, बहुत सारा है तो मेरे को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या डेटा दिया गया है कि जो पिच है, पिच को लिख लेते हैं। अभी पी मतलब समझ जाना भाई, पिच है। पिच कितना है 1 mm। अच्छा बहुत बढ़िया। तो पिच दिया गया है यानी एक रोटेशन में जो हमारा अपना स्क्रू गेज है, अपना सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन में वो 1 mm आगे बढ़ेगा। लीनियर स्केल का रीडिंग दिया गया है। लीनियर स्केल का रीडिंग कितना दिया गया है, वो कितना दिया गया है 1 mm। लीनियर स्केल को मैं रीडिंग कर रहा था, ये आ रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ डिविजन्स कितना सारे हैं, 100 डिवीजन है, तो n कितना है, इसका जरूरत तो एक्चुअली है तो सिर्फ किसके लिए, लीस्ट काउंट निकालने के लिए। 100 डिवीजन है 1 mm है। अगर डिवीजन अलग हो जाता तो लीस्ट काउंट कुछ और ही आता है ना। 100 डिवीजन 1 mm को 100 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो एक एक पार्ट का अलग है। अगर 80 पार्ट में डिवाइड किया था तो अलग आता, 120 में होता। तो इसके लिए P और N दिया गया है लीस्ट काउंट निकालने के लिए। तो बाद में निकालेंगे, पहले और भी हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है 47th कोइंसाइड कर रहा है, यानी N का जो वैल्यू है वो है 47। रेफरेंस लाइन के साथ ये मान के चलो 1 mm है, 1 mm के बाद थोड़ा सा जगह बच रहा है और इसी जगह में आ गया हमारा 47 डिवीजन। ये 46, ये 48, ये घुमाया तुमने 47 में आके अटका, ये 1 mm, ये हमारा 0, ठीक है ना। ये सिनेरियो है, ये पूरा सिनेरियो, इसके बाद से ये चालू हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और कुछ दिया गया है क्या, लेंथ दिया गया वायर का। एक वो जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसका जो हम लोग नापते हो तो डायमीटर ही नापते हैं। इतना देर से हम लोग क्या नाप रहे थे, सबका डायमीटर नाप रहे थे। तो उस वायर का डायमीटर नापने के लिए तो हम लोग को सब गिवन इन्फॉर्मेशन है, मगर लेंथ दिया गया है जानबूझ के। वो लेंथ कितना है 5.6
सेंटीमीटर में दिया गया है, सब चीज़ हम लोग का मिलीमीटर में आने वाला है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। एट द सेम टाइम इट इज टोल्ड दैट फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तो वो तो लास्ट वाला पार्ट होगा, देखेंगे कैसे करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसका डायमीटर निकालने के साथ। तो जैसे कि पिछले वाले न्यूमेरिकल में हम लोग ने सिंपली डायमीटर सॉल्व किया, बड़ा क्वेश्चन जाके देख के घबराने का नहीं है। जैसे तुम लोग को डायमीटर, क्योंकि एक वायर को रखोगे तो उसका डायमीटर ही हाथ में लगेगा ना, रेडियस थोड़ी ना तुम बीच से नाप पाओगे। तो चुपचाप जैसे उधर भी डायमीटर नाप रहे थे, इधर भी चुपचाप डायमीटर नाप लो। तो टोटल रीडिंग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के लिए पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स 1/100, यानी जो हम लोग का पारंपरिक एक लिस्ट काउंट चल रहा है वही आया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीनियर स्केलिंग। ये एक्चुअली इतना समझाया जा रहा है, इसके लिए टाइम लग रहा है, बाकी ये 5-6 सेकंड का न्यूमेरिकल है। 1 mm प्लस 0.01 मल्टीप्लाई 47, कोई दिक्कत? ओके, नाउ ये कितना आ गया 1.47 mm, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया अपना टोटल रीडिंग, कोई जीरो, कोई एरर वेरर तो दिया नहीं है, तो हम लोग को टोटल रीडिंग को कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ा। 1 mm 0 पॉइंट लिस्ट काउंट हो गया, मल्टीप्लाई किया, प्लस करके आ गया 1.47 mm। ये है डायमीटर, ये हमारा वायर था, उसका डायमीटर आ गया 1.47 mm। उसका जो लेंथ दिया गया है, उसका जो लेंथ दिया गया है वो कितना है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, यानी मेरे को ये पूरा निकालना है। तो भाई साहब पहले तो भाई दोनों का यूनिट को सेम करो, क्योंकि सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में मांगा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में मांगा है। तो इसको सेंटीमीटर में लेके जाने के लिए सिंपली क्या करना है, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करो। भाई 11 का बच्चे को तो ये सब का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, पाई डी एल, ये करना पड़ेगा ना। अगर रेडियस से करते तो तुम 2πr लिखते, 2πrl, ये 2πr उसका सर्कमफरेंस हो जाता था, हम लोग ने 10 में पढ़ा था, और जितना लेंथ होता तो 2πr सर्कमफरेंस मल्टीप्लाई, तो 2r इज इक्वल टू डायमीटर होता है, यही तो होता है, 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। तो पाई डी एल, 2πr के जगह पाई डी एल हम लोग ने लिखा, डायमीटर हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, वाह भाई वाह। 3.14 मल्टीप्लाई 0.147, और ये कितना होगा 5.6, सब कुछ बराबर है, मल्टीप्लाई कर दे इसको। देखो मेरे को कैलकुलेटर में फटाफट इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, तुम लोग मत करना। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 2.5848 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को भाई साहब हमेशा ध्यान रखना है, ये अगर मिलीमीटर से कर देते ना पूरा आंसर गलत हो जाता। तो ये तो आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से भी तुमको परफेक्शन लाना है। क्यों? देखो नॉर्मल सी बात है, हमारा जो लेंथ दिया गया है, स्केल का जो लेंथ था वो डेसिमल के बाद एक ही घर तक बता रहा है। तो तुम खुद बताओ, जब तुम्हारा एफिशिएंसी, तुम्हारा एक्यूरेसी डेसिमल के बाद एक घर का है, तो ओवरऑल सरफेस एरिया पॉइंट डेसिमल के बाद 3-4 घर का कैसे आ सकता है? डेसिमल के बाद 4 घर तक का एक्यूरेसी कैसे आ सकता है ना? तो हम लोग ने सिग्निफिकेंट फिगर, अगर चैप्टर्स कोई नहीं देखा है तो जाके देख लो। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग को मालूम चला कि जब मल्टीप्लाई होता है सिग्निफिकेंट फिगर में, सो जो लीस्ट नंबर होता है, जैसे कि 2.45 है और मल्टीप्लाई 2.2 है, तो जो आंसर आएगा ना वो डेसिमल के बाद जो जिसका कम है उतना ही घर तक हम लोग नंबर लिखेंगे, राउंड ऑफ करके, यानी उतना घर तक रखेंगे। डेसिमल के बाद एक ही घर तक आंसर आ सकता है, जो भी उसका आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद एक ही घर तक आ पाएगा, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगा। तुम खुद सोचो, तुम लेंथ को नापे 5.6 यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट का एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ। अब तुमने हो सकता है कि तुम्हारा डायमीटर का एक्यूरेसी बहुत अच्छा था, तुमने डायमीटर क्योंकि स्क्रू गेज से नापा, ये तुमने टेप से नापा, ये स्क्रू गेज से नापा।
अब तुम खुद सोचो कि इसका एक्यूरेसी अच्छा है मगर इसका एक्यूरेसी कम है, मगर जो चीज़ निकाल रहे हो यानी जो कि सरफेस एरिया निकाल रहे हो उसका प्रिसीशन इतना अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि एक में तो काफ़ी गड़बड़ी है, एक तो उतना प्रिसाइज नहीं है, तो तुम्हारा ओवरऑल मेजरमेंट भी कम प्रिसाइज हो जाएगा। अगर ये भी इसके जैसा प्रिसाइज होता, इसका लेंथ, ये जो लेंथ है ये भी अगर परफेक्ट प्रिसीशन के साथ तुम इसके जैसा प्रिसीशन के साथ ले पाते, डायमीटर के जैसा, ये हमारा क्या आया, डायमीटर ही तो आया, तो तुम्हारा हो पाता। तो सिग्निफिकेंट फिगर का भी एप्लीकेशन देख पा रहे हो? हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ लिए थे, हम लोग लगा क्या काम आएगा। जब भी तुम मेजरमेंट करते हो तो वो मेजरमेंट कितना परफेक्ट है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, वो समझने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर किया जाता है। कि मेरा जब इधर डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है तो मेरा ओवरऑल जो ये आंसर है उसमें भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। ठीक, ओके, सो समझ में आया है? अब इसको राउंड ऑफ करते, क्योंकि एक घर ऐसा नहीं कि इसको पोंछ दूंगा, नहीं, इसको राउंड ऑफ करते करते जाना है कि ये वैल्यू पॉइंट के बाद कितना तक आ सकता है। यानी 8 है तो तुमको ऐड 1 कर देना है, तो ये आ जाएगा 2.585। अभी भी डेसिमल के एक घर तक नहीं गया है। 5 है तो 1 प्लस कर देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2.59। 9 है क्योंकि हम लोग को पता है कि 5 या 5 से ग्रेटर जो भी नंबर रहेगा उसके लिए राउंड अप यानी 1 को प्लस करना पड़ता है। और 5 से अगर कोई भी चीज़ कम हुआ, जो भी नंबर 5 से कम होगा, 5 से अगर कम हुआ जो भी इधर नंबर 5 से, यानी 1 2 3 4 ये सब अगर आया, 1 2 3 4 ये सब अगर आया तो क्या होगा, कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। 9 है तो और एक प्लस हो जाएगा 2.6। ये करना जरूरी था ना, मेरा आंसर आ रहा है 5.848, अब मैं 2.5 लिखता तो गलत बात है। यानी मेरा जो नंबर है वो 5 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 6 के पास चला गया है, 2.6 के पास चला गया, जिसकी वजह से हम लोग को राउंड ऑफ करके ये आंसर मिला 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में से देख लो, द आंसर विल बी सरफेस एरिया का 2.6 सेंटीमीटर। यही प्रैक्टिकल यूज है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि हम लोग कितना प्रिसीशन के साथ मेजर कर सकते हैं। ऐसे गलत अंधाधुंध प्रिसीशन नहीं कर सकते, एक में बहुत अच्छा प्रिसीशन है दूसरे में नहीं है। हर एक मेजरमेंट का प्रिसीशन उतना होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा ओवरऑल मेजरमेंट, तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो, तुम डेंसिटी निकाल रहे हो, सब चीज़ का अगर प्रिसीशन सेम लेवल का होगा तब जाके तुम्हारा जो लास्ट एंडिंग जो तुम रिजल्ट निकाल रहे हो उसका भी प्रिसीशन उतना तक हो सकता है। उसके लिए लीस्ट नंबर तक देखना पड़ता है, कभी भी मल्टीप्लाई होता है। और प्लस और माइनस में क्या होता है, पूरा नंबर, ऑल ओवर नंबर। जो सबसे छोटा नंबर होगा डेसिमल के बाद नहीं देखा जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे उतना तक ही प्रिसाइज हम लोग नंबर लिखेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नाउ ये लास्ट क्वेश्चन IIT JEE का है। देख के लोग अरे IIT JEE कुछ नहीं, कोई दुनिया से बाहर का क्वेश्चन नहीं है भाई। ये सब क्वेश्चंस क्या रहते हैं ना कि IIT JEE लेवल या बहुत बाकी JEE और नीट का देखो एक ही बराबर, बहुत ज़्यादा घुमाते नहीं है इसमें। ये टॉपिक को लेके आके वो टॉपिक को लेके आके जो चैप्टर से आ रहा है वो क्वेश्चन तो है ही, उसका सब कुछ करना पड़ता है। फिर दूसरा इधर उधर का टॉपिक को लेके आके जोड़ के मर्ज करके थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी बना देते हैं, और कुछ नहीं। 2-3 टॉपिक एक साथ आ जाता है तो हम लोग को 2-3 अलग अलग तरीके से फॉर्मूला लगाना, ये लगाना नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो, मैं तो चालू कर देता हूं। देखो, ट्राई करने के बाद क्वेश्चन को डेटा वाइज एनालाइज करो कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। हमारे पास ये बता दिया है कि पिच कितना है, तो हम लोग को भाई पिच कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ डिवीजन वगैरह। 0.5 mm बता दिया है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, वो है 50, यानी मेरे को लीस्ट काउंट मिल जाएगा। लीस्ट काउंट निकालने के लिए मैं रेडी हूँ, सब एक साथ निकालूंगा। अच्छा, और क्या बता दिया है, लीनियर स्केल रीडिंग का मेरे को बता दिया है। लीनियर स्केल रीडिंग मेरे को कितना बता दिया है, 2.5
सेंटीमीटर। ठीक है, ये लीनियर स्केल रीडिंग बता दिया। यानी एक बॉल को ऐसे पकड़ के वो मेजर कर रहा है, छोटा सा बॉल बियरिंग होगा 2.5 सेंटीमीटर और उसके बाद कुछ, और उसका 2.5 सेंटीमीटर के बाद जो गैप बन रहा है, जो थोड़ा सा जगह ले रहा है, वो रेफरेंस लाइन का सर्कुलर स्केल रेफरेंस लाइन के 20th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 20th डिवीजन से मैच कर रहा है। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। और ये भी बताया जा रहा है कि उसमें डेंसिटी, बिकॉज शुरू में ही लिखा गया है कि जो बॉल बियरिंग है इट्स डेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड, इसका डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड देयर इज अ एरर इन द मास। अब देखो, डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर मास मेरे को दिया गया है, मतलब मास का कुछ कैलकुलेशन दिया गया है, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम, और मैं जब बॉल बियरिंग को नाप रहा हूँ तो इसका मेरे को क्या मिल जाएगा, डायमीटर। डायमीटर से मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। दिमाग में बहुत कुछ चल गया होगा, ये हिंट है तो करो, और मैं भी साथ साथ करता हूँ। तो देखो, लीस्ट काउंट के लिए 0.5 यानी पिच P/N हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो P/N फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग को तुरंत मिल जाता है 0.01 mm, लीस्ट काउंट आ गया। लीनियर स्केल रीडिंग मेरे को बता दिया है। ये वाला n क्या बताता है, कौन सा, ये n है, ये n, ये वाला पोजीशन, द nth डिवीजन, द डिवीजन विच कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन ऑफ द लीनियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना, ये बता रहा है। तो n का वैल्यू है 20। तो भाई साहब मेरे को ये सब मिल गया, यानी मैं फटाक से टोटल रीडिंग आई कैन फाइंड। सो द लीनियर स्केल रीडिंग प्लस n इंटू LC, दैट इज नॉट लिविंग सर्टिफिकेट, लीस्ट काउंट। एंड गंदा जोक था नहीं एकदम कभी कभी क्या करूँ, जोक्स नहीं मिलता है। तो ये आ गया हमारा 5, और ये कितना आएगा 0.20, अच्छा मैंने 2.7, ओके। तो 0.20 एंड वी गेट 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.70 सेंटीमीटर। चलो इतना तक हम लोग ने मतलब प्रिसाइजली एकदम एक्यूरेटली मेजर किया, ओके। 2.70 सेंटीमीटर या 2.7 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब देखो, मास का मेरे को एरर बता दिया है। जो मास मेरे को निकालना है वो मेरे को बता दिया 2% एरर। तो सोचो थोड़ा सा कि मेरे को क्या निकालना है, डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। सो यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम फर्स्ट। मेरे पास ये टोटल रीडिंग क्या चीज़ का आया, मेरा डायमीटर का आया है ना। कैपिटल डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल डी लिखो, चलो कोई बात नहीं, स्मॉल डी लिख देता हूँ। डायमीटर आ गया 2.70 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम, जब एक स्फीयर का बात हो तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r3 रेडियस के हिसाब से, मगर मेरे पास रेडियस उपलब्ध इस टाइम पे नहीं है। सो 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब, है ना। रेडियस डायमीटर का आधा होगा, मेरे पास जब रेडियस है ही नहीं तो मैं कैसे निकालूं, मेरे पास तो डायमीटर है। तो d/2 का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई d³ है, हाँ स्मॉल डी, सॉरी 4×2 = 8, तो आ गया ना 6। तो मास के ऊपर मैं अगर बिठाता हूं m/पाई d³, और ये जो नीचे 6 था वो ऊपर जा सकता है, रो इज इक्वल टू 6m मास इंटू पाई d²। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखो सिंपल है। ये डायमीटर में वॉल्यूम का ऐसा रूप होता है, डेंसिटी का ऐसा रूप होता है 6 × मास पाई d³। अब हम लोग को निकालना है एरर। तो भाई साहब एरर जो लोग ने नहीं सिखाया अभी जाओ, क्योंकि यही चीज़ काम आने वाला है अभी। छोटा बोर्ड लेवल में, क्वेश्चन लेवल तो बस तुमको 2-3 चुन्नू मुन्नू एरर बोल देगा और बोलेगा हाँ इसका वॉल्यूम निकालो, डेंसिटी निकालो, कुछ निकालो, डायरेक्टली एरर निकालने देगा। IIT JEE में बस यही आता है, उधर से एरर लेके आ जाता है, इधर से स्क्रू गेज का मेजरमेंट लेके आ जाता है, कुछ लेके आके मर्ज कर देता है। तो अभी एरर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो। एरर को तुमको अभी इधर निकालना है जिसमें मास का अनसर्टेनिटी है, डायमीटर का एक सर्टेन अनसर्टेनिटी होगा,
थोड़ा सा एरर होगा, कहीं पे नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, मेरे को पता है, आई नो दैट सर डायमीटर को तो एरर नहीं है। तो पहले सोचो कि मैं सजाऊंगा कैसे। डेंसिटी निकालने के लिए मास का एरर हो सकता है, डायमीटर का एरर हो सकता है, कांस्टेंट का एरर नहीं हो सकता है। 6 और पाई क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का भी एरर, उसका कुछ एरर हो सकता है। हम लोग ने एरर का न्यूमेरिकल अगर तुम एनालाइज करोगे तो उसमें 1-2 न्यूमेरिकल है जिसमें एरर जानबूझ के डाल दिया है। एरर को साइड करना है, एरर का कभी कांस्टेंट को साइड कर देना है, क्योंकि कांस्टेंट का कैलकुलेशन एरर में नहीं हो सकता, वो तो कांस्टेंट है भाई, उसमें कौन सा एरर आएगा, ठीक है। तो 6 पाई गया हट। तो एक तरीके से समझ सकते हो कि रो, मेरे को रो इज इक्वल टू m/dq। एक्चुअली ये प्रोपोर्शन तो होगा, बस मैं एरर का कैलकुलेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि मास के ऊपर डिपेंडेंट है और डी का होल क्यूब के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो लोग एरर समझते हो उसको ये पता होगा कि अगर डिवीजन हो रहा है तो एरर क्या होता है, एरर का फ्रैक्शन हमेशा प्लस होता है। मैं करके डायरेक्टली दिखा देता हूं कि रो में एरर कितना होगा, मान के चलो डेल रो, ये डेंसिटी का एरर है, तो डेल रो बाई रो ये आ गया फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर ऑफ डेंसिटी। जो लोग देखे उसको अच्छे से पता होगा। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उसका भी फ्रैक्शनल एरर दिखना पड़ेगा। ऊपर कौन है, मास, तो डेल m/m। एरर हमेशा बढ़ते रहता है, प्लस डी क्यूब पावर। हम लोग ने क्या सीखा था, डेरिवेशन अच्छे से करवाया गया है, एरर चैप्टर में ही डेरिवेशन है, और उसमें हम लोग को सिखाया गया है कि कोई भी चीज़ के ऊपर अगर पावर रहता है तो वो आगे आ जाता है, यानी 3 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 इंटू डेल डी बाई डी। बोलो कोई दिक्कत? डेल रो बाई रो इज इक्वल टू डेल m/m प्लस 3, क्योंकि पावर है कितना है, 3 है, तो 3 पावर आ गया। इसको ऐसे नहीं लिखता, चलो क्योंकि एरर है। क्लियर? ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैं मिटा दूं। अच्छा, तो भाई साहब करना क्या है कि डेल रो बाई रो के जगह में हम लोग को तो ये तो निकालना ही है। ये कब निकलेगा, जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, डेल m/m इसका परसेंटेज एरर दिया है, तो उसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि 2/100, 2% का मतलब वही है 100 अगर ग्राम उस चीज का वजन होगा तो तुमने 2 ग्राम का झोल किया है। सिंपल बात में 100 ग्राम अगर उसका तुमने मेजरमेंट किया है, उसमें 2 ग्राम का कुछ ना कुछ झोल है, या 100 केजी में किया है तो 2 केजी का झोल हो। तो यानी डेल m/m के जगह में मैं 2/100 लिख सकता हूं। ये उसका फ्रैक्शनल एरर हो गया। टोटल मास इतना परसेंट, तुमको बोला कि 50% मार्क्स मिला है, 100 में से 50 मिला है, तो इसका मतलब क्या है, 100 में से 2 प्लस 3 इंटू, अब सर जी डी तो मेरे को पता है, ओरिजिनल डी 2.7, चलो ये तो मेरे को पता है। ओरिजिनल डायमीटर मेरे को पता है, बट कितना डायमीटर का एरर है, कितना डायमीटर मैंने गलती किया है, वो तो मेरे को नहीं पता। तो जब पूरा क्वेश्चन में कहीं पे एरर नहीं दिया गया है, तब वी हैव टू एज्यूम कि हम लोग भगवान तो नहीं है, कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी हमेशा कोई ना कोई मेजरमेंट में होता है। बिकॉज विदाउट अनसर्टनिटी और एरर इन आवर मेजरमेंट द मेजरमेंट इज इनवैलिड। अगर तुम एरर को ना लेके मेजरमेंट कर रहे हो, अनसर्टनिटी ना लेके अपने आप को भगवान मान लिए कि जो मैंने मेजरमेंट किया वो एब्सोल्यूट है, तो गलत है। तो उसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा कि भले मेरा 21st डिवीजन इधर कर रहा था, मगर हो सकता है, सॉरी 20 वाला डिवीजन कर रहा था, मगर हो सकता है कि मैं 21st हो रहा था, या तो 19th वाला डिवीजन हो रहा था, मैंने देखा 20, हो सकता है, एक अनसर्टनिटी। मगर तुम गलती भी करोगे तो उतना ही कम गलती करोगे जितना कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। ये बहुत अच्छा एक चीज़ है कि अगर तुमको कोई मेजरमेंट तुमने किया और तुम 2-3 बार करने के बाद भी तुमको लगा कि तुमने कोई गलती नहीं किया, कोई एरर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का जो अनसर्टनिटी, कोई भी जब मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो प्लस माइनस हम लोग जो एरर का वैल्यू देते हैं, वो एरर का वैल्यू
उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट को लिखा जाता है कि भले मैंने बहुत परफेक्टली किया है मगर एक डिवीजन का झोल तो मैं कर ही सकता हूँ, भगवान थोड़ी ना हूँ। एक डिवीजन मतलब लीस्ट काउंट, एक सबसे जो छोटा मेजरमेंट मैं नाप पाता हूँ इस मेजरमेंट से, उतना छोटा मेजरमेंट का मैं गलती ज़रूर कर सकता हूँ। और उसको मद्देनज़र रखते हुए डेल डी का जो वैल्यू आएगा वो होगा 0.01 mm, यानी जो लीस्ट काउंट है इसको मैं डेल डी पकड़ सकता हूँ। क्यों, समझ में आ गया होगा? क्योंकि मैं अगर गलती करूंगा तो एक ही घर कर सकता हूं। बाकी अगर मेरे को एरर दिया होता कि तुमने 0.02 का किया है, 0.03 का किया है, 5% किया है, 2% किया है, तब तो मैं ले लेता। मगर जब एरर नहीं दिया है और मेरे को एरर का कैलकुलेशन भी करना है तो हमेशा उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट को कंसीडर कर देना, क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही कम गलती कर सकते हो, मतलब कम से कम गलती कर सकते हो। और वो कम से कम गलती कितना है, एक डिवीजन का गलती कर सकते हो सकता है 19 होता हो और थोड़ा सा आँख थोड़ा सा मतलब इतना नज़दीक रहता है ना, हो सकता है इधर उधर हो गया हो। दैट इज़ वाई 0.01 को तुम ले लो। बहुत लेक्चर दे दिया। अब इसको अगर हम लोग करेंगे, देखो ये 100 है तो 0.02 ये कितना आया 0.011, तो आंसर कितना इधर आएगा कि 0.031। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो ये जो आंसर है ये तो फ्रैक्शनल एरर है, परसेंटेज एरर नहीं है। परसेंटेज एरर करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 100। जैसे ही मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 घर पीछे चला गया, 3.1% का एरर। दैट इज आंसर। देखिए कितना खूबसूरत मैथ्स था, बहुत सारा ऑप्शन था, 3.1% वाला ही होगा। किस तरीके से आया, ये अनसर्टनिटी लेना हम लोग का एक एजम्पशन था, मगर यही दिमाग वाला है कि कभी भी लीस्ट काउंट को हम लोग को उसके एरर के अंदर पकड़ना चाहिए। अगर कोई एरर नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई जीरो एरर नहीं था तो डायरेक्टली मतलब कैलकुलेट किया, डायमीटर निकाला। कोई भी कांस्टेंट रहता है उसको हटाओ, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ भी रहेगा तो उसका फ्रैक्शनल एरर लेना पड़ता है, और फ्रैक्शनल एरर लेने के बाद चाहे वो डिवाइड हो चाहे वो मल्टीप्लाई हो हमेशा प्लस होता है। पावर जो रहता है वो आगे आ जाता है मल्टीप्लाई, क्योंकि डायमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी एरर भी 3 बार ही तुमने गलती करोगे, तुम 3 एरर गलती काउंट करोगे, मतलब एरर उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, मगर 3 मतलब क्यूब में नहीं आएगा, बस 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। और डेल रो बाई रो, भाई ये डेल रो बाई रो जो है, ये जो चीज़ आ रहा है यही तो हमारा फ्रैक्शनल एरर है, बस कुछ नहीं। डेल रो बाई रो को जो भी आंसर आया उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो मेरा आंसर आया उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज द आंसर वी गेट। खिचड़ी तो नहीं हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम लग रहा है नहीं? कैलकुलेशन अच्छे से करना, मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूँ क्योंकि मेरा टाइम गया है हाथ से करके गिनने का। तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, और 2 न्यूमेरिकल दिख रहा है उसको प्रैक्टिस कर लेना। बाकी सबसे हार्ड लेवल का न्यूमेरिकल हो चुका है, हर एक टॉपिक का जो बेस्ट न्यूमेरिकल, मतलब अंत में जब न्यूमेरिकल करवाने के टाइम में जो तुमको लेक्चर के थ्रू देखने को मिलता है या लास्ट में जो दे देता हूँ उतना सब कुछ कर लो, देन द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जो आ सकता है एग्जाम में वो तुम्हारा कवर हो जाएगा। अब तुम जितना ज़्यादा हो सकता है, जहाँ से नेट से, HC वर्मा से, जहाँ से तुमको मिले, यू प्रैक्टिस, कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।